गुड मॉर्निंग। आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बीए थर्ड ईयर के राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत उनका अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। जब राजस्थान के इतिहास की जानकारी को अपन पढ़ रहे हैं तो ये चीज तय हो जाती है कि जब भी किसी के स्थान विशेष के या भौगोलिक क्षेत्र का इतिहास पढ़ने जाते हैं तो इतिहास से जब तक इतिहास की जानकारी के स्रोत अवेलेबल नहीं होंगे तब तक हम उस भौगोलिक क्षेत्र का कोई गौरव गान नहीं कर पाएंगे। यानी किसी भी स्थान का गौरव उसके इतिहास में ही निहित होता है। यानी इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई है उसके आधार पर इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती है। लेकिन जानकारी प्राप्त तो कर रहे हैं लेकिन उसके प्रमुख ऐसे कुछ सोर्स भी होंगे जिन सोर्स के आधार पर हम उस इतिहास को जानते हैं। आज राजस्थान का जो इतना गौरवमयी गौरवशाली इतिहास है उस इतिहास की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है उसके आधार पर पूरे इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। यदि राजस्थान के इतिहास को समझते हैं तो इनके स्रोतों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर रहे हैं। अब राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो उसके जो स्रोत हैं उन स्रोतों को मुख्य रूप से हम अगर राजस्थान के संदर्भ में देखें तो 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले अभिलेख, इसके अलावा प्रमुख राजस्थान में क्या ख्यात फेमस थी तो ख्यातों का वर्णन करेंगे। और तीसरी चीज इतिहासकारों का, यानी प्रमुख इतिहासकार कौन थे उन इतिहासकारों का अध्ययन करेंगे तो उसके आधार पे भी हमें राजस्थान की जानकारी इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जो अभिलेख है ये अभिलेख ही राजस्थान के इतिहास की जानकारी के सबसे प्रमुख सर्वमान्य, यानी इसमें कोई ज्यादा त्रुटि नहीं होती कि अभिलेख हमेशा सर्वमान्य सिद्धांत को ही प्रस्तुत करता है। इसका मतलब जानकारी के सबसे पुख्ता सबूत अभिलेख ही होंगे। इसके अलावा ख्यात भी है, राजस्थान में ख्यातें बड़ी प्रसिद्ध थी। और इसके अलावा इतिहासकारों का अध्ययन कर रहे हैं। पहले अभिलेख, अभिलेख में अगर मोटे रूप में देखा जाए तो सबसे पहले पढ़ते हैं बिजोलिया का अभिलेख। बिजोलिया का शिलालेख, इसके अलावा माउंट आबू पे नेमिनाथ प्रस्थिति थी। बारी बारी से देखें तो बिजोलिया का शिलालेख, नेमिनाथ प्रशस्ति, इसके अलावा मंडोर का शिलालेख या मंडोर का अभिलेख। मंडोर के अभिलेख के अलावा अगर इसके बाद जाते हैं तो चीरवे का अभिलेख, चीरवे का शिलालेख, चीरवे के शिलालेख के अलावा श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अलावा रणकपुर प्रशस्ति, ख्यात को फिलहाल अपन छोड़ रहे हैं, बाद में ख्यात को देखेंगे। अगर इसी में देखते हैं 7, उसके बाद 8 में अगर पढ़ते हैं तो कीर्ति स्तंभ हो गई, रणकपुर प्रशस्ति हो गई। रणकपुर कीर्ति स्तंभ के बाद अगर अगला वाला टॉपिक्स देखते हैं तो फिर आता है राज प्रशस्ति, फिर रायसिंह प्रशस्ति,
इसके अलावा आमेर का लेख, आमेर के लेख के अलावा एक फारसी लेख है, इसके अलावा भी है, उसको भी पढ़ेंगे प्रमुख रूप में, लेकिन मुख्य रूप से इन शिलालेखों के बारे में एक बार डिटेल से पढ़ते हैं। जो स्रोत थे उन स्रोतों में पहला अभिलेख है। अभिलेख में मैंने 11 प्रकार के अभिलेख अलग अलग लिखे हैं। उसमें सबसे पहले है बिजोलिया का शिलालेख। अब बिजोलिया का शिलालेख क्या है? ये बिजोलिया गांव में लिखा हुआ है, यानी बिजोलिया गांव में स्थित है। इसमें क्या है कि जो चौहान वंश है, और चौहानों में भी शाकंभरी के चौहान, उनको वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में, ये चीज ये बता रहा है, जो स्थापना की थी वो स्थापना की थी वासुदेव ने, वासुदेव चौहान ने। मतलब बिजोलिया का जो शिलालेख है वो बिजोलिया गांव में है। अब ये बिजोलिया मेवाड़ में है। इसमें क्या है कि चौहान, जो शाकंभरी के चौहान थे, उन शाकंभरी के चौहानों को उन्होंने जो मूल रूप से उत्पत्ति बताई है वो उत्पत्ति वत्स गोत्र ब्राह्मण से बताई है कि ये वत्स गोत्र ब्राह्मण के थे। चौहान वंश की जो संस्थापक था वो वासुदेव चौहान था। ये बिजोलिया के शिलालेख में बताया गया। इसका मतलब बिजोलिया के शिलालेख से भी हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है नेमिनाथ प्रशस्ति। जो नेमिनाथ प्रशस्ति है ये आबू में लिखी गई थी। नेमिनाथ प्रशस्ति आबू में स्थित है। आबू के पास देलवाड़ा गांव है, वहां पर मंदिर में लिखी गई है। और चूंकि ये वास्तुपाल और तेजपाल के बारे में है, यानी ये मंदिर जो बनाया था वो वास्तुपाल एवं तेजपाल ने बनाया था, तो उनको समर्पित है। इसमें क्या है, नेमिनाथ प्रशस्ति में याद रखना, एक तो मेवाड़ और एक सोलंकी, जो गुजरात के सोलंकी थे, उनका वर्णन दिया हुआ है। याद रखना है, नेमिनाथ प्रशस्ति आबू देलवाड़ा गांव में, देलवाड़ा के जैन मंदिर में स्थित है। इनके जो वास्तुकार थे देलवाड़ा मंदिर के, वास्तुपाल एवं तेजपाल, जो इनके संस्थापक माने गए हैं, उन्हीं संस्थापकों ने इस नेमिनाथ प्रशस्ति को रखा गया था। आगे देखते हैं मंडोर का शिलालेख। मंडोर आपको पता है जोधपुर में। अब क्या है कि मंडोर का जो अभिलेख है उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का वर्णन किया गया है। यानी प्रारंभिक जो गुर्जर प्रतिहार वंशों की राजधानी थी वो कहां थी? मंडोर में। और मंडोर के अभिलेख में पूरा गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास लिखा गया है। तो मंडोर के अभिलेख से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फिर है चिरवे का अभिलेख। ये चिरवे का अभिलेख मेवाड़ में है। इसमें चिरवे के अभिलेख में मुख्य रूप से मेवाड़ के गोयल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा श्रृंगी ऋषि का जो शिलालेख है, ये एकलिंग जी का जो मंदिर है उस एकलिंग जी के मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। और श्रृंगी ऋषि का जो शिलालेख है इसमें भी विशेष करके मेवाड़ के गोयल वंश का ही अध्ययन किया गया है। इसके अलावा है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़ दुर्ग में, आपको भी पता है कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। उस कीर्ति स्तंभ को बनाने का काम था राणा कुंभा का। और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विशेष करके बापा रावल से लेकर कुंभा तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसका मतलब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी मेवाड़ की इतिहास की जानकारी को प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा एक चीज और है, रणकपुर प्रशस्ति। इसी में भी चैन बापा रावल से राणा कुंभा तक की जो घटनाक्रम थे उन पूरे कालखंड को इसमें दर्शाया गया है। ये रणकपुर पाली में है, जैन मंदिर बना हुआ है और उसी में ये रणकपुर प्रशस्ति लिखी गई है। और इसका पूरा जो रणकपुर प्रशस्ति है इसका क्रेडिट जाता है राणा कुंभा को। इससे भी मेवाड़ का ही इतिहास हमें मालूम पड़ता है।
इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद झील जो है उस राजसमंद झील पर राज प्रशस्ति लिखी गई है। राज प्रशस्ति जो लिखी गई उस राज प्रशस्ति राणा राज सिंह के समय लिखी गई है, और ये भी संस्कृत में है। वैसे अमूमन में एक बार फिर से बता देता हूं आपको, बिजोलिया का शिलालेख, नेमिनाथ प्रशस्ति, मंडोर, चीरवेश, रंगीऋषि, कीर्ति स्तंभ और रणपुर प्रशस्ति और इसके अलावा राज प्रशस्ति, इन सब की अगर मुख्य रूप से भाषा देखी जाए तो ये नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखे हुए शिलालेख है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है राय सिंह प्रशस्ति। ये बीकानेर दुर्ग के प्रवेश द्वार पर स्थित है। बीकानेर जो दुर्ग है, दुर्ग के प्रवेश द्वार पर अंकित है। राय सिंह प्रशस्ति में क्या है कि राय सिंह के जीवन काल में लिखी गई है। इसका मतलब महाराणा राय सिंह के शासनकाल की देन है। राय सिंह जब शासक थे तब लिखी गई है, और इसमें बीकानेर के राजा जो संस्थापक थे, बीकानेर के राव बीका से लेकर के राय सिंह तक का जो इतिहास है, पूरा कालखंड है, उस कालखंड का वर्णन राय सिंह प्रशस्ति में किया हुआ है। राय सिंह प्रशस्ति के अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है आमेर का लेख। जो आमेर का लेख है, उस आमेर के लेख के बारे में स्टडी करते हैं तो उसमें कहते हैं ये मानसिंह के शासनकाल में लिखा गया है। यानी जो जयपुर के कछवा वंश वाले थे, आमेर के कछवा वंश, उस कछवा वंशों का इतिहास है, कछवा वंश का इतिहास। और उसमें भी अगर देखा जाए तो कछवा वंश में भी 4 राजाओं का ज्यादातर इतिहास लिखा हुआ है। पृथ्वीराज कछवा, इसके अलावा बारमल, भगवान दास या भगवंत दास, और चौथे मानसिंह। यानी पृथ्वीराज से लेकर के मानसिंह तक का जो 4 कालखंड में 4 राजाओं का कालखंड था, उनका जो पूरा इतिहास का जो वर्णन किया गया वो है आमेर के लेख में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज एक फारसी लेख। अब कहते हैं फारसी लेख तो कई प्रकार के लिखे गए, क्योंकि मुगलों के आक्रमण होते रहे, मुगलों ने यहाँ पर कुछ वर्षों तक किसी क्षेत्र को अधिकार में लिया, तो उसके ऊपर वहां राज भी किया, तो उन्होंने लेख तो लिखे होंगे, लेकिन जो प्रारंभिक घटना है जो फारसी लेखों की, वो आपको मिलती है 1200 ईस्वी की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और फारसी लेख सबसे पहले लिखा गया अजमेर में। आपको भी पता है कि गौरी ने जब आक्रमण किया था तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका जो सेनापति था, वो यहाँ का सूबेदार बना करके उसको छोड़ा हुआ था। अब उसने अजमेर में क्या कर दिया था, जो संस्कृत पाठशाला थी उसको तोड़ करके वहां बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। और उस 2.5 दिन के झोपड़े में ही फारसी लेख लिखा हुआ है, और उस लेख जो लिखा गया था वो लेख वो 1200 ईस्वी में लिखा गया था। इसका मतलब, और ये जिस भाषा में मतलब इतिहास को वर्णित करता है वो अरबों के इतिहास का, जहां से वो चीजें आई, यानी जहां से गौरी आया है उस गौरी के पूरे जीवन काल को, यानी उसके कालखंड को दर्शाता है, और वो पहला लेख था फारसी लेख। ये तो है मुख्य रूप से अपने अभिलेखों के बारे में जानकारी। इसके अलावा भी प्रसिद्ध अभिलेख है, जिसमें जोधपुरा का अभिलेख, जोधपुरा का अभिलेख, और इसके अलावा भुसुंडी का शिलालेख, वो भी प्रमुख है। लेकिन अभिलेखों में मुख्य रूप से जो अभिलेख हैं उनका वर्णन एक बार यहाँ किया गया है। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर पढ़ते हैं अपन ख्यात। अब अगला टॉपिक है ख्यात। अब देखो ख्यात क्या था। एक अपन ने पढ़ा प्रशस्ति, दूसरा शब्द आया ख्यात। अब देखो प्रशस्ति और ख्यात में कोई विशेष ज्यादा अंतर नहीं है।
प्रशस्ति वो थी जो राजाओं की प्रशंसाओं में उनके बारे में लिखा गया, वो सब प्रशस्तियां कहलाई गई। खयात वो थे जिसमें क्या हुआ, इन खयातों में किसी की खयात यानी उनकी प्रसिद्धि का उल्लेख किया गया है। अब जो खयात, जो मारवाड़ में खयातें अब ज्यादातर प्रसिद्ध थी, तो कहते हैं इनके जो खयात है उन खयात में एक तो पढ़ेंगे अपन नैनसीरी खयात, दूसरी बांकीदास खयात, इसके अलावा पढ़ेंगे दयालदास खयात, सबसे पहले अपने लिए इंपॉर्टेंट नैनसी ही है। ये ओसवाल गोत्र के थे और ओसवाल परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। ये मारवाड़ में थे। अब कहते हैं इन्होंने जिन खयातों का वर्णन किया, अब ये जोधपुर के महाराजा गज सिंह के शासनकाल में इन्होंने खयात लिखनी प्रारंभ की थी और इसने अपने खयात में जिनका वर्णन किया वो गज सिंह और उसके बाद उनके पुत्र जसवंत सिंह, यानी महाराजा जसवंत सिंह थे। उन जसवंत सिंह यानी मारवाड़ के दो राजाओं का जो जीवन चरित्र था या पूरे जीवन के घटना काल था, उस काल का उल्लेख किया है नैनसीरी खयात में। और नैनसी खयात के जो लेखक थे वो थे मुणोत नैनसी। बड़े महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, मुणोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो मुणोत नैनसी को। इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से दो ग्रंथ लिखे थे, एक नैनसीरी खयात और दूसरा लिखा था मारवाड़ रा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगनारी विगत। अंतिम दिनों में मुणोत नैनसी कहते हैं कि रहस्यमय ढंग से मारवाड़ के जो राजा थे महाराजा जसवंत सिंह उनसे नाराज हो गए और उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। लेकिन इन्होंने जो साहित्यिक क्षेत्र में योगदान दिया है वो राजस्थान के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों में माना जाता है। अब नैनसीरी खयात भी पढ़ेंगे और जब अपन इतिहासकार के रूप में जो तीसरा भाग पढ़ेंगे उसमें भी मुणोत नैनसी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि मुणोत नैनसी राजस्थान के प्रमुख इतिहासकारों में से एक माने गए हैं और विशेष करके इन्होंने मारवाड़ का इतिहास लिखा है। एक और खयात है मुंडियार की खयात, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बांकीदास की खयात, ये बांकीदास ने लिखी थी। यानी लेखक कौन है, बांकीदास ही है। अब इन्होंने बीकानेर साम्राज्य के बारे में लिखी थी। दयालदास ने जयपुर के बारे में लिखा है, तो उनकी जयपुर राजवंश का वर्णन किया है। जबकि इंपॉर्टेंट अपने देखो यहाँ तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि भाई उसमें लेखक कौन है और वो चीजें कौन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मुंडियारी खयात। इसको थोड़ा प्राचीन भी माना जाता है, लेकिन था क्या इसमें, मुंडियार नागौर से कुछ दूरी पर स्थित स्थान है और इस स्थान को क्या हुआ, प्रारंभ में मारवाड़ के राजाओं ने चारणों को दान में दे दिया। और चारणों को दान में देने के कारण चारण जाति के लोगों ने ही मुंडियार नामक स्थान पे खयातें लिखी और वो खयात मारवाड़ के राजाओं के बारे में लिखी गई थी। यानी मारवाड़ के इतिहास की जानकारी का एक और स्रोत है मुंडियारी खयात। ये तो थे आपके खयात, अभिलेख हो गए, खयात हो गए। अब तीसरे रूप में अपन पढ़ेंगे इतिहासकारों का वर्णन। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। खयात में एक बार वापस देख लो, बोले मुंडियार और मारवाड़, सॉरी नैनसीरी खयात, ये दोनों
मारवाड़ के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, और ये भी मारवाड़ पे दयाल दास है बीकानेर पे, और बांकीदास है वो है जयपुर के कछवा वंशों का इतिहास रहता है। विशेष करके इसने मानसिंह के बारे में लिखा है। तो ये ख्यातें प्रमुख स्रोत के रूप में हैं। अब तीसरा जो सोर्स है वो पढ़ रहे हैं, और वो है इतिहासकारों का सोर्स। इतिहासकारों के लिए तो अब है इतिहासकार। ये महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इतिहासकारों ने ही इतिहास लिखा है अधिकतर, तो उसमें राजस्थान के संदर्भ में सबसे ज्यादा किन किन का योगदान है तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कर्नल जेम्स टॉड। इसके बाद एक बार बारी बारी से लिख लेते हैं। कर्नल जेम्स टॉड के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। कर्नल जेम्स टॉड अंग्रेज थे, यानी इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अब ये हिंदुस्तान आए थे, तब कहते हैं कि हिंदुस्तान में ये वेस्टर्न जो राजपूताना था, पश्चिमी राजपूताना, वहां के पॉलिटिकल एजेंट बनकर के आए थे। आपने 1857 की क्रांति में पढ़ रखा है कि पॉलिटिकल एजेंट कैसे नियुक्त किए जाते थे। तो वेस्टर्न राजपूताना में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में एक बहुत बड़े इतिहासकार के रूप में आए कर्नल जेम्स टॉड। अब कर्नल जेम्स टॉड है, इन्होंने मुख्य रूप से 1817 से 1822 इन 5 वर्षों के दौरान राजस्थान के इतिहास का विशेष रूप से अध्ययन किया है, और उनके अध्ययनों का प्रकाशन भी बाद में हुआ है। तो कर्नल जेम्स टॉड को वास्तव में यूं कहा जाए तो राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है। बहुत बड़ा योगदान है। अब ये भी ऐसे भी नहीं थे कि अंग्रेज थे तो इन्होंने कुछ किया नहीं, कि वो चीजें द्वेष भावना रखी होगी, लेकिन जो सोर्स अवेलेबल हुए अपने पास उनमें सबसे ज्यादा योगदान जेम्स टॉड का ही है। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है। एक तो लिखा है एनल्स, जिसका पूरा नाम एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है। तो उस एनल्स का जो प्रकाशन है, ये तो जब वो जीवित थे तभी एनल्स का प्रकाशन हो गया था, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद एक और प्रकाशन हुआ, और वो था भारत की यात्रा। यानी इन्होंने अपने संस्मरण जो भारत की यात्रा के बारे में लिखे थे, वो अपनी पुस्तक भारत की यात्रा नाम से एक पुस्तक जारी की, और उस पुस्तक में अपने जीवन काल मतलब भारत से संबंधित जो घटनाक्रम है उनका उल्लेख किया है। तो एनल्स था, एनल्स तो पूरा राजस्थान के संदर्भ में है, और इसी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान की पुस्तक से ही भारतीय इतिहास की पूरी झलक मिलती है। एक राजस्थान का प्रसिद्ध अभिलेख था, आपने कभी सुना हो तो, मानमोरी का शिलालेख। मेवाड़ का था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ था, और विशेष करके मौर्य वंश के बारे में लिखा था। मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है विशेष करके मेवाड़ क्षेत्र से। अब इसमें देखो मानमोरी करके एक राजा हुआ है, बप्पा रावल से ठीक पहले यही थे। अब इस मानमोरी का जो शिलालेख है उसमें उस समय का मेवाड़ का इतिहास पूरा लिखा हुआ था, लेकिन जब ये अध्ययन कर रहे थे तो उस शिलालेख को ये लंदन लेके जा रहे थे। अब क्या हुआ कि आपने भूगोल में भी पढ़ा होगा कि ये पछुआ पवनों के वहां से निकल रहे थे, और पछुआ पवनों का जो प्रभाव ज्यादा बढ़ा, उनकी नाव है वो डगमगाने लगी, तब इन्होंने क्या कर दिया, उस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया। ध्यान रखना, उस शिलालेख को समुद्र में फेंकने के कारण भारत के जो राजस्थान का इतना बड़ा इतिहास था, जिसकी जानकारी का प्रमुख सोर्स था मानमोरी का शिलालेख, वो अपने हाथ से वंचित हो गया। लेकिन कहते हैं इसमें उसका कोई द्वेष भाव नहीं था, उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई समुद्र में, इसकी वजह से उसको नाव का जो वेट है वो कम करना पड़ा, और उसमें उसने शिलालेख समुद्र में फेंक दिया था। तो मानमोरी का शिलालेख भी प्रमुख है, और चूंकि ये आदमी तो पूरे शिलालेखों का अध्ययन करके ही राजस्थान का इतिहास इतना बड़ा लिखा है, तो ये थे कर्नल जेम्स टॉड। इसके अलावा मणोत नैन्सी, जिसका अध्ययन अपन कर चुके हैं अभी, एक बार वापस बता देते हैं। मणोत नैन्सी मारवाड़ के थे। सेकंड, ये महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी थे।
किसके दरबारी थे? महाराजा जसवंत सिंह। आपको मैंने उससे पहले भी बताया, ये ओसवाल परिवार में जन्म लिया था इन्होंने। यानी ओसवाल परिवार से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने भी 2 ग्रंथ, वैसे ग्रंथ तो खूब लिखे, लेकिन जो 2 प्रमुख इंपोर्टेंट ग्रंथ थे इनके वो थे, एक नैन्सी री खयात जो अपन पहले स्टडी कर चुके हैं, और जो दूसरा था वो था मारवाड़ परगनारी विगत। तो दूसरा इतिहासकार मनोत नैन्सी हो गया, प्रथम कर्नल जेम्स टॉड हो गए। इसके अलावा एक पढ़ेंगे सूर्यमल मिश्रण को, थर्ड नंबर पे। सूर्यमल मिश्रण के अलावा गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो सूर्यमल मिश्रण है ये बूंदी महाराजा के आश्रित कवि थे। थे बूंदी राजघराना था, उस बूंदी राजा के आश्रित कवि थे। सूर्यमल मिश्रण का भी योगदान बहुत बड़ा है। इन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना की, जिसमें 2 प्रमुख है वंश भास्कर और एक लिखा वीर सतसई। वैसे तो इन्होंने सतीरासो करके ग्रंथ भी लिखा था, लेकिन वंश भास्कर और वीर सतसई की जो रचना की वो सूर्यमल मिश्रण ने की थी। इसका मतलब सूर्यमल मिश्रण का भी योगदान राजस्थान की जो प्रमुख स्रोत है उनमें महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये सिरोही रियासत से ताल्लुक रखते थे। सिरोही में एक गांव है रोहिड़ा, मूल रूप से ये रोहिड़ा के रहने वाले थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी भारतीय इतिहास और विशेष करके राजस्थान के इतिहास पर जबरदस्त प्रकाश डाला है, और उन्होंने तो सिरोही जो राज्य का एक पूरा इतिहास है वो इन्होंने लिखा है। तो सिरोही राज्य का जो इतिहास है उस पूरे इतिहास पर प्रकाश डाला वो डाला है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। तो अब तक हम लोगों ने जो प्रमुख जानकारी के स्रोत थे उसमें अभिलेख पढ़े, महत्वपूर्ण जितने भी अभिलेख थे वो। दूसरी, राजस्थान की प्रमुख जो ख्यातें हैं उन ख्यातों का अध्ययन किया, और तीसरे मुख्य रूप से अपन ने पढ़े हैं इतिहासकारों को। इतिहासकारों में 4 इतिहासकार पढ़े, कर्नल जेम्स टॉड, मनोत नैन्सी, तीसरे सूर्यमल मिश्रण और चौथा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और ये टॉपिक्स है राजस्थान की इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है बीए थर्ड ईयर का, और इसी से राजस्थान का इतिहास प्रारंभ में शुरू होता है धीरे धीरे। ये फर्स्ट टॉपिक्स है, तो इसका मतलब प्रथम टॉपिक्स में इसी से जानकारी आपको सब अवेलेबल होगी। आज के क्लास में बस इतना ही।